नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि जहाँ एक तरफ आलिशा ने देवराज गुलेरिया के ऊपर अपनी गोलियां चला दी थी, तो अब यहाँ पर राजीव जल्दी से अब यहाँ पर अपनी जगह पर खड़े होते हैं और वो यहाँ पर आलिशा को एक थप्पड़ मारने ही वाले थे कि तभी उनके कानों में बड़ी रानी की आवाज़ आती है कि खबरदार राजीव गुलेरिया, हमारी बेटी को छू कर तो देखो, हम आपको अभी मौत के घाट उतरवा देंगे। और इतना ही नहीं, गुलेरिया ग्रुप ऑफ कंपनी का नामो निशान भी बिल्कुल भी नहीं रहेगा। आप जानते नहीं हैं कि आलिशा को हाथ लगाने की कितनी बड़ी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। एक बार कोशिश तो करके देखो। और ये कहते हुए ही बड़ी रानी यहाँ पर अनिका से कहती है, अनिका, आप मिस्टर यशपाल अग्रवाल को बचाइए। इसके अलावा देवराज गुलेरिया और यशवंत मल्होत्रा की अंतिम यात्रा की तैयारी कीजिए। क्योंकि बड़ी रानी अभी ये नहीं जानती थी कि यशपाल अग्रवाल खुद इन सब का एक लीडर है। क्योंकि यशपाल अग्रवाल हमेशा से ही दुनिया के सामने एक अच्छा इंसान बनकर रहा है, इसलिए किसी को भी उसके इस बुरे साम्राज्य के बारे में पता नहीं था। सेम जैसे कि यहाँ पर बड़ी रानी कह रही थी, सभी यहाँ पर क्योंकि यशपाल अग्रवाल खुद आयशा मारवा को बचाने के लिए आगे आ गए थे, तो इसलिए उन सभी को यहाँ पर उनके ऊपर दया आ रही थी। लेकिन वो देवराज गुलेरिया और यशवंत मल्होत्रा को बिल्कुल भी बचाना नहीं चाहते थे। इधर बड़ी रानी की ये बात सुनते ही अब करण गुलेरिया कहते हैं, अनिका अपने दादाजी को ठीक कर दो। इधर ये सुनते ही अब अनिका हैरानी से बस अपने पापा को देखती रहती है और थोड़ी देर हैरानी, क्योंकि अनिका को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये अचानक से पासा कैसे पलट गया। एक पल में सब कैसे एक दूसरे को माफ करने लग गए। इसलिए वो करण की तरफ हैरानी से देखकर अब कहती है, ये आप क्या कह रहे हैं पापा। या अनिका ने करण से बस इतना कहा ही था कि तभी उसके कानों में अब यहाँ पर पार्वती मल्होत्रा, जो कि अपने व्हील चेयर से नीचे उतरकर कहती है, अनिका मेरी बच्ची, तूने मेरी आंखें वापस लौटाई थी ना। देख मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तू कुछ भी कर सकती है। तू एक बहुत ही अच्छी डॉक्टर है। तू प्लीज़ अपने नाना जी को भी ठीक करेगी ना। प्लीज़ बेटा बताओ मुझे, तुम अपने नाना को ठीक कर दोगी ना। अरे कितने सालों के बाद मुझे ये पता चला है कि मेरे पति जिंदा हैं। इधर अपनी नानी माँ की ये बात सुनते ही अनिका को और भी ज़्यादा हैरानी होती है, क्योंकि अनिका अच्छी तरह से जानती थी जिन दो लोगों को ये लोग आपस में बचाने की बातें कर रहे हैं वे उन्हीं की दुश्मनों की टीम से थे और उन्होंने ना जाने कितने ऐसे काम किए हैं जो बिल्कुल भी सही नहीं थे। इसलिए अनिका अब यहाँ पर अपनी माँ की तरफ हैरानी से देखती है। जब वो अनिका स्वाति मल्होत्रा की तरफ देखती है तो स्वाति मल्होत्रा भी खुद खामोश थी। तो वहीं स्वाति मल्होत्रा के जहन में अपने बचपन की यादें आने लगती हैं कि आखिर किस तरह से यशवंत मल्होत्रा ने उसकी परवरिश की थी। वो यहाँ पर फिर से अपने उन्हीं ख्यालों में चली जाती है। उसे एक पिता का, किस तरह से उसे यशवंत ने एक पिता का प्यार दिया था। हालांकि अभी स्वाति जानती थी कि वो उसकी माँ कौन है, लेकिन एक पिता तो उसके वहीं थे। यहाँ स्वाति अभी अपने ही ख्यालों में थी कि तभी अब उसके कानों में एक आवाज़ आती है कि स्वाति, अनिका, प्लीज़ ऐसी कोई गलती मत करना। इन दोनों को ज़िंदगी देना तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती हो सकती है। और कुछ भी करने से पहले एक बार ये सोच लेना कि ये लोग कौन हैं और ये क्या करने वाले थे और इन्होंने क्या क्या काम किए हैं। इसलिए इन दोनों के ऊपर रहम करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये जैसे ही ये आवाज़ यहाँ पर राजीव गुलेरिया ने सुनी, तो ये सुनते ही अब राजीव गुलेरिया कहते हैं, ये हमारे पापा हैं धनंजय। तुम हमारे पापा के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो। हाँ, इस बात पर अब यहाँ पर धनंजय पीरामल कहते हैं, राजीव,
करण, क्या तुम दोनों की आंखों पर पट्टी बंध गई है? तुम कैसे भूल सकते हो कि इन्होंने क्या कुछ किया हुआ है? मैं मानता हूँ ये तुम्हारे पापा हैं, लेकिन क्या सच में ये तुम्हारे पापा कहलाने के लायक हैं? अरे तुम इनकी बातों में तुम इनकी बातों में बिल्कुल भी मत आओ। इनकी किसी भी बात का विश्वास मत करो राजीव, क्योंकि इससे पहले भी तो तुम इनकी बातों में आ चुके हो और अब दोबारा तुम वही गलती करने जा रहे हो, फिर से इनकी यहाँ पर इन बातों में आकर, क्योंकि ये बस अब यहाँ पर मगरमच्छ वाले आंसू बहा रहे हैं ताकि तुम लोग इनके ऊपर रहम कर दो। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। इन लोगों का तुम सबके साथ कोई भी लेना देना नहीं है, इसलिए मैं यही कहूँगा कि दोबारा ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि जब तुम एक बार गलती कर चुके हो तो प्लीज़ ये सब मत करो। इधर यहाँ पर धनंजय, जो कि राजीव और करण से ये सब कह रहा था, तो इससे पहले कि करण या राजीव कोई भी जवाब देते कि तभी सुहासिनी मारवा अब धनंजय पीरामल के पास जाती है और उसके गाल पर एक जोर का थप्पड़ मारती है और कहती है, तू तो इंसान भी है या नहीं? देख धनंजय, अब तो मुझे सच में तुझ पर शक होने लगा है। मुझे नहीं पता था कि मेरा बेटा ऐसा होगा। पहले तू अपने पापा को मारने की कोशिश कर रहा था और अब इन दोनों को भी तू चाहता क्या है? इधर सुहासिनी मारवा ने जैसे ही धनंजय को ये थप्पड़ मारा तो बड़ी रानी काफ़ी वक्त से सुहासिनी मारवा को ही बस सुन रही थी, लेकिन वो अब तक यहाँ पर सुहासिनी मारवा को कुछ भी नहीं कहती है, क्योंकि सुहासिनी मारवा जब पहले धनंजय को काफ़ी कुछ कह रही थी, जब वो उसे अपनी ममता का, क्योंकि उसने उसे पैदा किया था, वो सब एहसान धनंजय के आगे गिनवा रही थी, तो उस समय भी बड़ी रानी चुप थी। लेकिन अब वो अपने आप को रोक नहीं पाती और वो सीधा ही सुहासिनी मारवा के सामने चली जाती है और उनके सामने खड़ी होकर कहती हैं, लगता है आपने अच्छी तरह से सुना नहीं जो हमने राजीव गुलेरिया से कहा है। शायद आपको मुझे दोबारा से ये सब कहना पड़ेगा। खबरदार है, अगर आप मारवा ग्रुप ऑफ कंपनी को पूरी तरह से तबाह करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी। खैर धनंजय भाई, आलिशा आप चलिए हमारे साथ। यहाँ पर अब किसी भी तरह से रुकने का कोई भी मतलब नहीं है। ये सब लोग पागल हो चुके हैं। ये अपनों के प्यार के भी चंदे हो चुके हैं, जबकि वो प्यार जो कभी था ही नहीं। और ये कहते हुए ही बड़ी रानी अब अपने चौपर की तरफ जाने लगती है, तो वहीं धनंजय पीरामल अब कहते हैं, माँ मुझ पर और मेरे बेटे पर अब आपका कोई भी हक नहीं है। मेरी इस बात को याद रखना। कभी मेरे जाते ही तो आप फिर से ये सब कोशिश करो कि रोहित मेरा पोता है, तू मेरा बेटा है। ऑल इज फिनिश नाउ। और ये कहते हुए ही धनंजय भी अब बड़ी रानी के पीछे पीछे जाने लगते हैं, क्योंकि अब धनंजय को भी लगने लगा था कि अब यहाँ पर ज़्यादा देर रुकने का कोई मतलब ही नहीं है। तो वहीं बड़ी रानी जाते हुए बस यहाँ पर राजीव गुलेरिया को ही घूर कर देख रही थी, और अब यहाँ पर राजीव को घूर कर अब वो लेकिन उसे वो कुछ भी नहीं कहती। तो यहाँ पर महेंद्र पीरामल अब राजीव से कहते हैं, यार सच कहूँ राजीव, दिस टाइम तू बहुत ही बड़ी गलती करने जा रहा है। एक ऐसी गलती जिससे तुझे आगाह करना मेरा फर्ज है, क्योंकि मैं तेरा दोस्त हूँ और मैं तुझे ये गलती करता हुआ नहीं देख सकता। अनिका बेटा, रानी साहिबा की बात पर गौर करना, क्योंकि राजीव को ये कहते हुए ही महेंद्र पीरामल अब अनिका को समझाने की कोशिश करता है कि ये सब यहाँ पर अब बंदे हो चुके हैं, लेकिन अनिका से उसे बड़ी उम्मीद थी। इसलिए बस ये एक लाइन अनिका से कहते हुए ही वो भी यहाँ पर अब अपनी फैमिली के साथ राजमहल की तरफ निकल जाते हैं। तो इधर इनके जाने के बाद अब यहाँ पर सुहासिनी मारवा अब अब्दुल की तरफ देखती है और कहती है, तुम मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? हाँ, इन सभी को हॉस्पिटल पहुँचाने में सबकी मदद करो। तुम्हें दिख नहीं रहा है क्या कि इन सब की कैसी हालत है? इधर ये सुनते ही यहाँ पर अब्दुल बस सवालिया नज़रों से अब अनिका की तरफ ही देखने लगता है, क्योंकि अनिका जब तक किसी भी तरह की कोई भी कमांड नहीं देती तब तक अब्दुल क्या ही कर सकता था, क्योंकि अब्दुल इन लोगों के बारे में अच्छी तरह से जानता था कि ये सिर्फ और सिर्फ इनके दुश्मनों की टीम में थे। तो भला अब्दुल इन्हें कैसे हॉस्पिटल लेकर जा सकता था?
तो वहीं अनिका बस वहाँ पर ऐसे ही खड़ी थी। अनिका को देखकर ऐसे लग रहा था मानो वो किसी गहरी सोच में हो। इधर अब्दुल को ऐसे अनिका की तरफ देखता हुआ देखकर अब सुहासिनी मारवा कहती है, अब्दुल मेरी बात को मानना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए मैंने तुम्हें जो कहा है चुपचाप उसे सुनो और अपने काम में लग जाओ, क्योंकि इन लोगों को हॉस्पिटल की ज़रूरत है। इधर ये सुनते ही अब्दुल अब यहाँ पर अपने आदमियों को वहाँ से जाने का इशारा करता है, जो कि किंग के आदमी थे, और वो भी यहाँ पर बिना कोई रिएक्ट किए ही वहाँ से जाने लगते हैं। इधर यहाँ पर एक दूसरे चौपर में यहाँ पर बैठी हुई अनंता, जो कि अब यहाँ पर ये सब कुछ देख रही थी, वो भी यहाँ पर भाग्यश्री से कहती है, मुझे नीचे जाना होगा भाग्यश्री, हमारा भाई हम ठीक नहीं है, मैं अपने भाई की ये हालत नहीं देख सकती। इधर अनंता की इस बात पर भाग्यश्री कहती है, मैडम ये आप क्या करने जा रही हैं, प्लीज़ आप अपने आप को संभालिए, इस तरह से आपका सबके सामने जाना सही नहीं है। आप ये कैसे भूल सकती हैं, अरे इतने सालों से तो आप दुनिया के लिए मर चुकी हैं ना, तो जस्ट अपने भाई के लिए आप ये क्या गलती करने जा रही हैं। इधर भाग्यश्री की ये बात सुनते ही अब अनंता कहती है, नहीं भाग्यश्री, मेरे लिए मेरे भाई से बढ़कर कोई भी नहीं है। पापा के जाने के बाद एक वो ही थे जिन्होंने मेरा और मेरी बेटी का साथ दिया था, इसलिए मैं अपने भाई को बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकती। और ये कहते हुए ही अनंता अभी वहाँ से जाने ही वाली थी कि तभी भाग्यश्री अब अपने पास से एक जल्दी से के इंजेक्शन को निकालती है, क्योंकि भाग्यश्री को पता चल गया था कि ये अब उसके लिए करना बहुत ही ज़रूरी हो गया है, क्योंकि अगर वो अभी ये नहीं करेगी तो अनंता यहाँ पर पूरे के पूरे बनाए खेल को पूरी तरह से ख़राब कर देगी। अरे इतने सालों तक जो उन्होंने यहाँ पर ये जीवन एक वनवास की तरह जिया है, वो पल भर में ही सब कुछ खत्म हो जाएगा, उसका पूरा का पूरा मकसद ही बर्बाद हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर सिचुएशन को देखते हुए वो अपनी पॉकेट से इंजेक्शन को निकालकर सीधा ही उसे अनंता को इंजेक्ट कर देती है। इससे पहले कि अनंता को भाग्यश्री के इस एक्शन के बारे में कुछ भी पता चलता, तब तक वो इंजेक्शन अनंता की बॉडी में इंजेक्ट हो चुका था। इधर यहाँ पर अनंता, जो कि अभी खड़ी हुई थी, वो अचानक से ही गिरने ही वाली थी कि तभी यहाँ पर भाग्यश्री जल्दी से अनंता को पकड़ लेती है, क्योंकि अनंता भी यहाँ पर चौपर में ही बेहोश हो जाती है। तो यहाँ पर भाग्यश्री ने सच में एक बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया। तो वहीं दूसरी तरफ अब्दुल अब यहाँ पर 3 चौपर को अरेंज करने लगता है, क्योंकि सुहासिनी मारवा के कहे अनुसार उसे यहाँ पर धर्मराज मारवा, देवराज गुलेरिया, यशवंत मल्होत्रा, इन सब के लिए वो चौपर अरेंज करता है। एक में वो यशपाल अग्रवाल को शिफ्ट कर देता है और उसके साथ साथ नताशा बैठी हुई थी। तो वहीं दूसरे चौपर में देवराज गुलेरिया के साथ करण गुलेरिया और राजीव गुलेरिया थे, और तीसरे चौपर में यहाँ पर यशवंत मल्होत्रा के साथ अपने व्हील चेयर पर नानिमा बैठी हुई थी, और उनके साथ किशन मामा, लक्ष्य और स्वाति मल्होत्रा बैठी हुई थी। इधर अनिका बस यहाँ पर अभी भी अपनी जगह पर ही खड़ी बस कुछ मानो कुछ सोच रही थी कि आखिर लास्ट मोमेंट में जो कुछ भी हुआ वो सब क्या था, क्योंकि अनिका ये सब कुछ समझ ही नहीं पा रही थी, क्योंकि कुछ समय पहले तो वो यहाँ पर एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ाई कर रहे थे, लेकिन अब ये मोह ममता ये सब आखिर कैसे आया, और आखिर ये सब हुआ क्यों, आखिर यशपाल अग्रवाल का असली चेहरा क्या है। क्योंकि जिस तरह से यशपाल अग्रवाल एकदम से यहाँ पर बीच में आ जाते हैं, तो इसलिए नताशा को बचाते हुए वो सब अनिका समझ नहीं पा रही थी कि क्या यशपाल सच में एक अच्छा आदमी है या वो जस्ट यहाँ पर एक ड्रामा कर रहा है। इधर अनिका को इधर अपनी सोच में खोया हुआ देखकर अब करण गुलेरिया कहते हैं, आ जाओ अनिका, पापा को तुम्हारी ज़रूरत है, हमें पापा को बचाना होगा। इधर करण की ये बात सुनते ही अनिका, जो कि अभी अपने सेंस में नहीं थी, वो भी अपने सेंस में आती है और वो कहती है, पापा आप इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाइए। इस बात पर अब यहाँ पर राजीव गुलेरिया कहते हैं, बेटा ऐसे कैसे, आप इन्हें इनिशियल ट्रीटमेंट नहीं देंगी क्या, क्योंकि देखो इनका ट्रीटमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है।
राजीव की इस बात पर इससे पहले कि अनिका कुछ भी कहती कि तभी धर्मराज मारवा वहाँ पर कहते हैं, लगता है कि इनकी मौत ही अब इनकी गलतियों की सजा है। अरे दो डॉक्टर यहाँ पर हैं, लेकिन एक ने भी मेरे दोस्त का इनिशियल ट्रीटमेंट अभी तक शुरू ही नहीं किया है। अगर कोई नहीं बचाना चाहता तो अब तक तो इसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाता। इधर धर्मराज मारवा की ये बात सुनते ही अब नानीमा कहती है, भाई साहब ऐसी बात नहीं है। वो क्या है ना कि स्वाति अभी ये कुछ नहीं जानती, क्योंकि स्वाति अपनी याददाश्त खो चुकी हैं। अगर स्वाति की याददाश्त अभी भी उसके पास होती तो डेफिनेटली वो अभी अपने पापा को इस तरह से अपनी आंखों के सामने मरता हुआ नहीं देखती। इधर यहाँ पर पार्वती की ये बात सुनते ही अब धर्मराज मारवा स्वाति की तरफ देखने लगते हैं और कहते हैं, अगर स्वाति अपनी याददाश्त खो चुकी है तो अनिका तो यहाँ पर है ना। हाँ, मैंने तो सुना है कि उसने दोबारा डॉक्टर के लिए एग्ज़ाम भी दिया है, तो अब तो वो ट्रीटमेंट कर सकती है ना। इधर ये सुनते ही अब सभी एक उम्मीद भरी नज़रों के साथ अनिका की तरफ देखने लगते हैं। तो वहीं अनिका अब सबसे पहले यशपाल अग्रवाल के चौपर में बैठते हुए ही कहती है, हॉस्पिटल की तरफ ले जाइए। इधर ये सुनते ही पायलट अब यहाँ पर उन चौपर्स को हॉस्पिटल की तरफ ले लेते हैं। तो वहीं रेखा मूर्ति अब यहाँ पर अपने अपने मन में सोचती है, क्या मुझे लंदन वापस चले जाना चाहिए या फिर स्वाति दीदी के साथ अभी मुझे यहाँ पर रुकना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर यशवंत मल्होत्रा यानी कि स्वाति दीदी के पापा की क्या हालत है। क्या मुझे ऐसे समय में उनका साथ देना चाहिए, उन्हें मेरी ज़रूरत हो सकती है। ये कहते हुए ही अब यहाँ पर रेखा मूर्ति भी स्वाति के साथ यहाँ पर उस चौपर में बैठ जाती है। इधर कुछ ही देर में वो सभी अभी आसमान में होते हैं। कुछ देर का सफ़र तय करने के बाद वो सभी अभी यहाँ पर हॉस्पिटल के पास आ जाते हैं। जैसे ही वहाँ पर स्ट्रेचर आते हैं तो उन्हें उस स्ट्रेचर पर लिटाया जाता है और जल्दी ही अब इन्हें बारी से अंदर उन्हें लेकर जाने लगते हैं। इधर कुछ ही देर के बाद जैसे ही वो सभी अब यहाँ पर टॉप फ्लोर पर पहुँचते हैं ट्रीटमेंट के लिए, तो डॉक्टर उन्हें जल्दी से आईसीयू में एडमिट कर लेते हैं, क्योंकि यशपाल अग्रवाल, देवराज गुलेरिया और यशवंत मल्होत्रा ये तीनों ही अब यहाँ पर आईसीयू में एडमिट थे। इधर कुछ ही देर में उन तीनों का वो ऑपरेशन यहाँ पर शुरू हो जाता है। और अनिका अब यहाँ पर अपनी ही सोच में थी कि तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज का नोटिफिकेशन आता है, जिसे पढ़ने के बाद अब यहाँ पर अनिका उन सब से कहती है, एक्सक्यूज़ मी, मुझे भी यहाँ से जाना होगा। जैसे ही अनिका ने इन सब के सामने ये कहा तो ये सुनते ही भी यहाँ पर राजीव गुलेरिया अब यहाँ पर अनिका की तरफ हैरानी से देखता है कि अनिका को इस समय पर यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन अनिका भी यहाँ से क्यों जा रही है। इधर इसलिए अब वो यहाँ पर अनिका से कहते हैं, अनिका बेटा, आपका यहाँ रहना ही सही है, आप ऐसे कैसे जा सकती हैं। क्या पता कब यहाँ पर आपकी ज़रूरत पड़ जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा विश्वास अब मुझे तुम्हारे ऊपर ही है कि तुम ही बस पापा को बचा सकती हो। राजीव की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है, अंकल यहाँ के डॉक्टर सच कहूँ तो बहुत ही अच्छे हैं और वो अपना काम अच्छी तरह से करना जानते हैं, इसलिए प्लीज़ मेरा यहाँ रुकना सही नहीं है। वो क्या है ना कि मुझे कुछ ज़रूरी काम आ गया है, मैं उसे पोस्टपोन नहीं कर सकती। और यहाँ पर राजीव बस अनिका को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अनिका के लिए यहाँ से जाना बहुत ही ज़रूरी था, इसलिए अनिका अब यहाँ पर किसी की कोई भी बात नहीं सुनती और वो वहाँ से जाने लगती है। तो वहीं जैसे ही अनिका वहाँ से निकलती है तो उसके पीछे अब्दुल भी अब जाने लगता है, क्योंकि अब्दुल का काम यहाँ पर अनिका के सिक्योरिटी ज़रूरी था। हालांकि अब्दुल जानता था कि अनिका अपनी सेफ्टी खुद कर सकती है, लेकिन अब्दुल के दिमाग में यहाँ पर बहुत सारे सवाल भी थे, इसलिए वो भी अब यहाँ पर उसके पीछे निकल जाता है। यहाँ सुहासिनी मारवा जो कि अभी हॉस्पिटल में थी, वो अभी यहाँ पर अपने पति से यानी कि धर्मराज मारवा से कहती है, देखा आपने इसे, हाँ तो किसी भी चीज़ की परवाह नहीं है। वो यहाँ पर ये कहते हुए अब्दुल की तरफ इशारा कर रही थी, ये और साथ के साथ अनिका की तरफ भी। इधर ये सुनते ही यहाँ पर धर्मराज मारवा कहते हैं, हो सकता हो कि अनिका रोहित से मिलने के लिए गई हो, तुम अपने दिमाग को शांत करो सुहासिनी। और ये कहते हुए ही धर्मराज मारवा भी यहाँ पर आईसीयू की तरफ
देखकर अब अपने मन में ही कहते हैं, ये सभी बस तो जाएंगे ना, कहीं कहीं इन्हें अगर कुछ हो गया, अगर इन्हें कुछ हो गया तो मानो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगर अगर इन्हें कुछ भी हुआ ना तो हमारा पूरा बना बनाया खेल ही बिगड़ जाएगा, क्योंकि ये सब तो हमने पहले ही प्लानिंग की हुई थी। जहाँ एक तरफ यहाँ पर ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर अपना काम कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ अनिका अब यहाँ पर अब्दुल के साथ आकर एक चॉपर में बैठ जाती है, और उस चॉपर में बैठने के बाद वो दोनों अब यहाँ से निकल जाते हैं। एक तरफ जहां अनिका वहां से निकल चुकी थी, तो दूसरी तरफ राजमहल में वहां आने के बाद धनंजय पीरामल अब रानी आलिशा को यहाँ पर गुस्से से ही देखते हुए कहते हैं, आलिशा किसकी परमिशन से तुम उस आइलैंड पर आई थी? तुम्हें किसने बोला था वहां पर आने के लिए? इधर धनंजय की इस बात पर अब आलिशा कहती है, वो हमें भी वो गोल्डन फ्लावर चाहिए था। आपको पता तो है ही ना कि हमारे पास साइंटिस्ट की पूरी टीम है, या हम उस गोल्डन फ्लावर से कुछ भी कर सकते थे। ये सुनते ही अब धनंजय पीरामल कहती हैं, आलिशा क्या आपको हमारे ऊपर भरोसा नहीं था क्या कि हम उस गोल्डन फ्लावर को लेकर आ जाएंगे? इसके बाद भी आप वहां पर गई। अब धनंजय की इस बात पर आलिशा कहती है, नहीं मामा जी, ऐसी बात नहीं है कि मुझे आपके ऊपर भरोसा नहीं था। इवन अगर मैं सच कहूँ तो मुझे अपने आप से भी ज़्यादा आपके ऊपर भरोसा है। लेकिन सच बात तो ये है कि आज जो उनकी हालत है, कहीं ना कहीं उस चीज़ के जिम्मेदार हम ही हैं। वो गिल्ट हमें आज भी जीने नहीं देता है। काश उस समय वो बीच में नहीं आए होते। इधर आलिशा की ये बात सुनते ही अब महेंद्र पीरामल अब यहाँ पर कहते हैं, देखो बेटा, आपको इस तरह से सबके सामने नहीं आना चाहिए था ना आलिशा, क्योंकि सबके सामने तो आप यहाँ पर मृत घोषित हो चुकी थी। अरे जो प्लान हम लोगों ने बनाया था, जिसके मद्देनजर तो ये सब किया गया था, अब वो सब तो बर्बाद हो गया ना। इधर ये सुनते ही अब आलिशा कहती है, हमारे दुश्मनों में से वो दो तो मर ही चुके होंगे, क्योंकि जिस तरह से उनके ऊपर एक के बाद एक गोलियां चली हैं, वो तो डेफिनेटली अब तक से इस दुनिया को छोड़ चुके होंगे। और वो तीसरे मामा जी, आपने उन्हें छोड़ क्यों दिया? बताइए ना मामा जी, आपने उन्हें छोड़ क्यों दिया? क्योंकि आलिशा यहाँ पर अब धर्मराज मारवा के बारे में पूछती है, जिसे धनंजय पीरामल अपनी तलवार से मारने वाले थे, लेकिन वो उन्हें छोड़ देते हैं। इधर आलिशा का ये सवाल सुनते ही अब धनंजय पीरामल अब पूरी तरह से खामोश हो जाते हैं। जहाँ वो भी यहाँ पर आलिशा से गुस्से में बात कर रहे थे कि आखिर वो सबके सामने क्यों गई, लेकिन ये सवाल सुनते वो भी एकदम से पूरी तरह से सुन हो जाते हैं, और वो यहाँ पर आलिशा को कोई भी जवाब ना देते हुए सीधा ही अपने रूम की तरफ जाने लगते हैं, क्योंकि अभी भी उनके अंदर बहुत ही गुस्सा पनप रहा था। उनका मन करता तो उनका मन तो बहुत था कि वो धर्मराज मारवा को अपने हाथों से मार दे, लेकिन वो क्या है ना कि सुहासिनी मारवा के उन्हें पैदा करने के इस एहसान को भी तो उतारना था। इसलिए वो यहाँ पर इन सब बारे में बातें नहीं करना चाहते थे। तो वहीं बड़ी रानी अब कहती है, आलिशा देखिए, अभी ये सही समय नहीं है कोई भी ज़्यादा सवाल जवाब करने का, इसलिए आप अभी अपने रूम में जाइए, और हाँ, अपने कपड़ों को सबसे पहले चेंज कर लेना। बड़ी रानी की इस बात पर अब आलिशा कहती है, जी रानी माँ, और अब वो वहाँ से सीधा ही अब अपने रूम की तरफ जाने लगती है। तो वहीं बड़ी रानी अभी महेंद्र को भी अब अपने रूम की तरफ जाने के लिए कह देती है, क्योंकि जो कुछ भी अभी बाद में वहाँ पर हुआ, ये सब कुछ अपनी आंखों से देखकर, ये सारी बातें वहाँ पर सुनने के बाद खुद बड़ी रानी को भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वो यहाँ पर अपनी माँ यानी कि रानी अवंतिका का बदला इन सब से लेना चाहती थी। लेकिन जिस तरह से ये सभी अपने लोगों को खून से लथपथ देखकर वो सब एक मिनट में भूल गए कि ये उनके दुश्मन हैं, इसलिए वो बात अभी बड़ी रानी से हजम नहीं हो रही थी। इधर बड़ी रानी की इस बात को सुनने के बाद अब महेंद्र पीरामल भी अब हाँ में अपना सिर हिलाते हैं और रूम की तरफ जाने लगते हैं। तो वहीं बड़ी रानी अब अपने मन में कहती है, हमें माफ़ कर दीजिए माँ, हम आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाए।
आज हमारे पास मौका था आपके हर दुख का बदला लेने का, लेकिन इसके बावजूद भी हम जानते थे कि आपके साथ क्या कुछ हुआ होगा, लेकिन उसके बावजूद भी हम ये सब नहीं कर पाए। मुझे माफ़ करना माँ। और यही सब सोचकर वो बेब अपने रूम की तरफ जाने लगती है, क्योंकि आज उनके मन में बहुत सारा गिल्ट था कि वो आज इन लोगों को जो उसकी माँ को मारने के लिए इन्वॉल्व थे, उन सबको अपने हाथों से ख़त्म कर सकती थी। तो इधर इंडिया में भीमेश्वरी गांव में रिया अब यहाँ पर अवंतिका के साथ एक पहाड़ पर आ जाती है, क्योंकि अवंतिका ने पहले ही रिया को उस पहाड़ पर आने के लिए कहा था। और वहाँ आते हुए ही अब यहाँ पर रिया जैसे ही ऊपर आती है तो वहाँ का नेचर देखने के बाद, वहाँ की ब्यूटी देखने के बाद अब रिया तो मानो कहीं से नेचर को देखकर कहीं खो सी गई थी। यहाँ पर रंग बिरंगे फूल हर तरफ, खुशहाली, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे रिया यहाँ पर रिया नहीं बल्कि वो इस नेचर को काफ़ी इंजॉय कर रही हो, वो अंदर से इसे महसूस कर रही हो। या इसलिए वहाँ पर अब रिया इसे महसूस करते हुए कहती है, वाओ कितना ब्यूटीफुल सीन है। इधर रिया की ये बात सुनते ही यहाँ पर बूढ़ी अम्मा कहती है, आपको पसंद आया? इधर बूढ़ी अम्मा की इस बात पर रिया कहती है, हाँ बहुत अच्छा है। अरे ये तो सच में कोई भी इसे देखकर ये नहीं कह सकता कि उसे ये अच्छा नहीं लगा। यहाँ आने के बाद रिया की नाक के पास अब यहाँ पर एक अच्छी सी महक आती है। वो पहले ही इस नेचर की ब्यूटी में खो चुकी थी, लेकिन इस महक जैसे ही ये महक उसके नाक तक पहुँचती है तो इस महक से तो रिया अब इसमें और भी कहीं खो जाती है। ये महक अब इतनी ज़्यादा थी कि कुछ ही देर में रिया अब अपना सिर पकड़ कर कहती है, ओफो मेरा तो सच में अब ये इन सब से सिर दर्द हो रहा है। और ये कहते हुए ही रिया वहाँ पर बेहोश हो जाती है। इधर रिया को वहाँ पर बेहोश होता हुआ देखकर अब अवंतिका जल्दी से रिया के पास दौड़ कर जाती है और उसे उठाने की कोशिश करती है। काफ़ी देर तक जब यहाँ पर रानी अवंतिका रिया को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन रिया फिर भी नहीं उठती। रिया की आंखें अभी भी नहीं खुलती हैं। तो यहाँ पर अब रानी अवंतिका थोड़ा सा घबरा जाती है, इसलिए अब वो बूढ़ी अम्मा से कहती है, देखिए आप इसे संभालिए, हम इसे होश में लाने के लिए अभी कुछ करते हैं, क्योंकि इसका होश में आना बहुत ही ज़रूरी है। और ये सुनते ही यहाँ पर बूढ़ी अम्मा भी कहती है, जी रानी साहिबा। इधर रिया को बूढ़ी अम्मा के भरोसे छोड़कर अब अवंतिका फिर से उस पहाड़ी से उतर कर नीचे की तरफ जाने लगती है। और कुछ देर के बाद वो यहाँ पर एक फूल को और प्लस के पत्तों को कटोरी बनाकर उसे उसके अंदर पानी भर के ऊपर की तरह फिर से वापस जाने लगती हैं। इधर कुछ ही देर के बाद वो जैसे ही रिया के पास आती है तो वो उसके फेस पर अब वो पानी डालने लगती है जो वो अभी बना कर ला रही थी। और साथ ही साथ अब वो उन फूलों का रस निकाल कर उसे रिया को पिलाने लगती हैं। वो बेहोश रिया के मुंह में ही उसे डालती हैं। इधर कुछ ही देर में जैसे ही भी यहाँ पर इस रस का असर होना शुरू हुआ तो रिया को अब होश आ जाता है। फाइनली वो यहाँ पर अपनी आंखें खोलती है तो अपनी आंखों को वो धीरे धीरे खोलने लगती है तो सामने अपनी ब्यूटीफुल लेडी को देखकर अब रिया कहती है, मुझे मेरे भाइयों को कुछ बताना है। इधर यहाँ पर रिया की ये बात सुनते ही अवंतिका हैरानी से बस रिया को ही देख रही थी कि आखिर रिया क्या बताना चाहती है अपने भाइयों को। अरे अभी तो वो अपनी बेहोशी की हालत से बाहर आई है। इधर इसलिए अब ये सब सोचकर अब वो यहाँ पर अपने आप को नहीं रोक पाती और अब वो रिया की तरफ देखकर कहती है, आपको अपने भाइयों को क्या बताना है रिया? हाँ। इधर ये सुनते ही रिया अब अपने अपने उन दिनों के ख्यालों में चली गई थी जब रोहित की किडनैपिंग को लेकर बूढ़े किंग बहुत ही ज़्यादा परेशान थे।
क्योंकि सबने रोहित को उस समय हर जगह ढूंढा था, लेकिन रोहित कहाँ था ये किसी को भी पता नहीं चल रहा था। इधर अपने रूम में किंग इधर उधर चक्कर काट रहे थे। उनके दिमाग में बस यही चल रहा था कि आखिर रोहित कहाँ जा सकता है। पूरी दुनिया में यहाँ पर अपने आदमियों को तो मैं लगा चुका हूँ, लेकिन ये पहली बार है जब वो उसको ढूंढ नहीं पा रहे हैं। अदरवाइज मेरे आदमियों को मैंने जिस किसी को भी ढूंढने के लिए कहा वो आज तक कभी किसी भी में भी असफल नहीं हुए। तो अब की बार ऐसा क्या है जो मेरी आंखों से छिपा हुआ है। यही सब सोचकर ही किंग अपने सोफे पर बैठ जाते हैं और वो अपनी ही सोच में थे कि तभी अब उनके रूम का दरवाजा नॉक होने लगता है। इधर किंग जैसे ही यहाँ पर दरवाजे की आवाज़ को सुनकर अपने सेंस में आते हैं, तो वो जैसे ही दरवाजे के पास जाते हैं तो उसे वो खोलते हैं। दरवाजे के खोलने के बाद वो देखते हैं कि सामने रिया खड़ी है। रिया को सामने देखकर अब यहाँ पर बूढ़े किंग कहते हैं, क्या बात है, तुम यहाँ पर क्यों आई हो। बूढ़े किंग की ये बात सुनते ही प्रिया कहती है, मुझे एक बुक चाहिए थी, वो एडवांस टेक्नोलॉजी की। अब रिया की ये बात सुनते ही किंग कहते हैं, हाँ तो फिर ठीक है, फिफ्थ फ्लोर पर लाइब्रेरी है ना, तुम ऐसा करो वहाँ पर जाओ और वहाँ से उसे ले सकती हो। किंग की ये बात सुनते ही रिया कहती है, ओफो, आप वो तो मुझे भी पता है, आप मुझे वही बातें क्यों बता रहे हो। मुझे आपका रूम देखना है ना, तो अगर मैं आपका रूम देखना चाहती हूँ तो इसमें आपको क्या प्रॉब्लम है। अलेक्जेंडर तो यहाँ पर कभी भी आ जाता है ना बड़ी, तो मैं क्यों नहीं। अरे मुझे आपके रूम में आने के लिए कितने बार बहाने लगाने पड़ते हैं। वैसे शायद आपको पता नहीं है कि मॉम और डैड मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन बडी, लेकिन आप नहीं करते। ये सुनते ही यहाँ पर किंग कहते हैं, ठीक है अंदर आओ, लेकिन हाँ देखो मैं पहले ही तुम्हें वॉर्न कर रहा हूँ छोटी अनिका, कि कोई भी शरारत अंदर आने के बाद मत करना। बूढ़े किंग की इस बात पर प्रिया कहती है, पक्का प्रॉमिस, और वो यहाँ पर अंदर आ जाती है। इधर किंग के रूम में अंदर आने के बाद अब वो रूम को देखने के लिए उस रूम को देखने के लिए वो अंदर आ जाती है। तो अब यहाँ पर उस रूम में रिया को हर एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है, तो वो यहाँ पर किंग से हर उस चीज़ के बारे में पूछती है जिसके बारे में उसे यहाँ पर पता नहीं था। कि तभी रिया की नज़र अब यहाँ पर कुछ सॉफ्ट टॉय पर जाती है। उसे देखकर रिया अब उसे अपने हाथों में उठाती है और उन टॉय को हाथ में लेकर अब वो यहाँ पर किंग के बेड पर आकर बैठ जाती है और अब वो उन टॉय के साथ खेलने लगी थी। तो वहीं किंग अब यहाँ पर सोफे पर बैठकर इधर अपनी ही सोच में थे, क्योंकि उन्हें रोहित की काफ़ी चिंता हो रही थी।